नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया इन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए और भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर नए वीडियोस आपके समक्ष आते रहे। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। एक नई जजमेंट थी, जो जजमेंट तो 18 फरवरी 2022 की जजमेंट है, लेकिन ये इंटरनेट में काफ़ी और यूट्यूब में काफ़ी कई वीडियोस आ रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है इस जजमेंट के ऊपर कि ये 156 से संबंधित जजमेंट है। 156(3) सब पार्ट 3 सीआरपीसी से संबंधित है, जो कि एफआईआर से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, इसमें जो वीडियोस बने हैं उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बस इतना करेक्ट करना चाहूँगा कि ये जजमेंट जो है ये नॉन रिपोर्टेबल है। तो रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स के ऊपर पहले भी मैंने कई वीडियोस कई वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब किया है कि रिपोर्टेबल जजमेंट वो होती है जिसमें कोई लीगल क्वेश्चन जो है नया सेटअप किया हो और कुछ नया दिया हो माननीय कोर्ट ने, तो उसको रिपोर्टेबल कहा जाता है। नॉन रिपोर्टेबल में कुछ नया नहीं होता है, तो इसलिए कोर्ट नहीं समझती है, माननीय कोर्ट नहीं समझती है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नया सेटअप किया गया हो, या फिर एक जो जजमेंट है वो एक ने जो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई नया सेटअप नहीं किया हो, पहले से ऑलरेडी डिसाइड हुआ हो, उसके फॉलो अप में एक और जजमेंट आ जाए तो वो नॉन रिपोर्टेबल की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों, ये भी 156(3) से संबंधित ये जजमेंट है। इस जो जजमेंट है 18 फरवरी 2022 को आई हुई जजमेंट है और इसमें 156(3) से संबंधित जो जजमेंट है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी 156(3) के ऊपर एक जजमेंट तो 2015 में आ चुकी थी, जो कि प्रियंका श्रीवास्तव से रिलेटेड है। एक बार साइटेशन एग्जाम करेक्ट कर लेंगे अंदर, जब हम जजमेंट के डिटेल में हम जाएंगे। तो आइए, इस जजमेंट में था क्या, पहले उसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं वो समझ लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अपील डाली गई थी वो एक इनके ऊपर एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी अपीलेंट्स के ऊपर, और उसके ऊपर इन्होंने एक अपील डाली थी, जो कि नीचे की जो कोर्ट्स थी, माननीय हाई कोर्ट्स ने उनकी जो 482 के अंदर जो पिटीशन थी सीआरपीसी में वो डिसमिस कर दी थी, खारिज कर दी थी, क्योंकि और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थी उन्होंने 156(3) के अंदर एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, उसमें डायरेक्शंस जो रजिस्ट्रेशन के डायरेक्शंस दे दिए गए थे। तो उसके ऊपर ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तो उसको क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। फिर उसके ऑर्डर के ऊपर माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन है वो अलाउ कर दी थी। तो क्योंकि एक लीगल एस्पेक्ट है वो डिस्कस किया जा चुका है, मतलब एक लीगल एस्पेक्ट जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो एक साइटेशन है वो ऑलरेडी पहले डिसाइड की जा चुकी है, उसके अंतर्गत भी माननीय कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है। तो देखिए क्या था इसमें, पहले हम जब समझते हैं। इसमें एक क्रिमिनल पिटीशन जो थी वो फाइल की गई थी जो माननीय हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी, कर्नाटक हाई कोर्ट बेंगलोर में जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी थी, और 4 अपील्स फाइल की गई थी, 4 जजमेंट्स मतलब अपील फाइल की गई थी 22 जनवरी 2021 की। ये 4 अपील्स हैं जो फाइल की गई हैं, वो सारी अपील्स का कॉमन ऑर्डर आया है। और स्पेशल लीव पिटीशन जो अराइज हो रही है ये क्रिमिनल नंबर 2183/2021 के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो अपीलेंट नंबर 2 और 3 थे वो एक साइड थे और रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे वो अदर साइड थे। उनके बीच में एक एग्रीमेंट फॉर द सेल हुआ था, कोई प्रॉपर्टी को बेच संबंधित कोई एग्रीमेंट फॉर द सेल हुआ था, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड थी। और अपीलेंट्स ने जो अमाउंट है वो एग्रीमेंट के तहत उनको पे कर दिया था, और चेक्स 3 दिए गए थे जो कि अपीलेंट नंबर 1 के अकाउंट से संबंधित थे। और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। और चेक्स जो थे वो बेयरर्स चेक्स थे, 3 चेक्स थे, बेयरर्स चेक्स थे, और चेक जो थे इनकैश कर दिए थे। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो चेक्स है वो इनकैश कर दिए थे पैसे से। अब इनकी जो कंटेंशन थी, अपीलेंट की जो कंटेंशन ये थी कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अवॉइड किया, सेल डीड रजिस्टर करने से लिए अवॉइड किया, मींस एग्रीमेंट टू सेल हो गया, सेल डीड को रजिस्टर करने से लिए अवॉइड किया। तो इसलिए अपीलेंट नंबर 2 और 3 ने 24 नवंबर 2017 में 4 डिफरेंट सूट्स फाइल किए थे, ओरिजिनल सूट सो एंड सो नंबर, इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज
जो थे बेंगलोर में, फॉर दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट करें, इसलिए उन्होंने सिविल सूट फाइल किया था। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने उस सूट में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की, जो कि 9 अप्रैल 2018 में डाली थी। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। आप ये देखिए, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक फिर क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की बेंगलोर में अगेंस्ट दी अपीलेंट्स, की उन्होंने कहा कि चीटिंग की एक एलिगेशंस लगाई उन्होंने, जो कि ये कंप्लेंट जो डाली गई थी लगभग एक गैप हुआ था, 1 साल के बाद डाली थी, जब रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फिर उसके बाद जो चीटिंग के केस डालने के बाद फिर 1 साल के बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक प्राइवेट कंप्लेंट और फाइल की और यह डाली कोर्ट ऑफ 2 एडिशनल सिविल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेंगलोर में। फिर उसी दिन सेम डे रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक और उनकी जो वाइफ ने एक और जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 है और एक 3 प्राइवेट कंप्लेंट्स और फाइल की। देखिए, फाइल 3 अदर प्राइवेट कंप्लेंट जो उनके नंबर सो है बिफोर द सेम कोर्ट में, उसी सेम कोर्ट में डाली। अब फिर देखिए, एलिगेशंस ये थी कि अपीलेंट नंबर 1, ये सारी कंप्लेंट्स में यही था कि जो अपीलेंट नंबर 1 है, जो कि सन थे अपीलेंट नंबर 2 और 3 के, उन्होंने एलिगेशन, देखिए एलिगेशन है, ये एलिगेशन लगाई थी कि ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे रिस्पोंडेंट से सिग्नेचर ले लिया और उसी ब्लैंक पेपर पे एक एग्रीमेंट टू द सेल है वो उसको मिसयूज कर दिया ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे, और फिर इसलिए उनपे ऑफेंसेस के अंदर, धारा के अंदर 420, 464, 465, 468 और 120 बी इंडियन पीनल कोड की धाराओं में केस को रजिस्टर करने को बोला। अब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 6 दिसंबर 2019 को एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने कहा कि कंप्लेंट जो थी वो फाइल की गई थी 200 ऑफ सीआरपीसी में अगेंस्ट अक्यूज नंबर 1, 2, 3 के लिए, और जो कि ऑफेंसेस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 420, 460, 464, 64, 68, 64 और एलिगेशंस कहा। फिर उन्होंने कहा कि कंप्लेंट ने जो सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्संस, तो कोर्ट को लगता है कि ये जस्ट एंड प्रॉपर तभी होगा अगर इस मैटर को रेफर कर दिया जाए पुलिस के पास, ज्यूरिसडिक्शन पुलिस के, कि वो इन्वेस्टिगेट करे और अपनी जो रिपोर्ट है वो दे। उसके बाद मैटर को रेफर कर दिया पीएसआई पुलिस स्टेशन जो था वहां पे बेंगलोर जो भी डिस्ट्रिक्ट है ज्यूरिसडिक्शन में आती थी, अंडर सेक्शन 156(3) के अंदर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए उन्होंने फाइल कर दिया। फिर उसके बेसिस पे एक एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हो गई उसी बेंगलोर सिटी के जो भी पुलिस स्टेशन, मतलब जो सुवनसो पुलिस स्टेशन था वहां पर रजिस्टर्ड होगी 18 दिसंबर 2019 पे। फिर जो कि 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और फॉर्जरी से रिलेटेड जो सेक्शन है उस पर लगाई गई। फिर उसके बाद 3 एफआईआर और रजिस्टर्ड हुई अपीलेंट्स के ऊपर डिफरेंट डेट्स पे 2019 पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर अपीलेंट ने 482 के अंदर हाई कोर्ट में जिनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, उन्होंने हाई कोर्ट पे अपनी एक पिटीशन डाली और कंटेंशन यही रखी हाई कोर्ट के सामने कि 156(3) का जो ऑर्डर है प्योरली मैकेनिकल मैनर पे डाल दिया है एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेंगलोर ने। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब को अपना माइंड को अप्लाई करना चाहिए था 156(3) के अंदर, और एप्लीकेशन जो है जब तक और एप्लीकेशन को 156(3) के अंदर वाज सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, क्योंकि एप्लीकेशन को जब तक सपोर्ट ना की जाए एफिडेविट से तब तक ऐसे में अगर क्योंकि एप्लीकेशन शायद सपोर्ट में नहीं थी एफिडेविट से, तो उन्होंने कहा कि इनको रिक्वायर अपना मजिस्ट्रेट साहब को अपना माइंड यूज करना चाहिए था और मजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर जो है इस तरह नहीं पास करना चाहिए था अंडर द सेट प्रोविजन। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं हाई कोर्ट ने पिटीशंस को डिसमिस कर दिया, कहा कि सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं कंप्लेंट में, तो केस क्वैश करने का कोई इशू, मतलब जो है केस बनता नहीं है कि इसको क्वैश किया जाए, तो इसमें उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। और अब फिर कंटेंशंस रखी वहां पे कोर्ट के सामने, और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इसमें, अब लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं। फिर कहा कि काउंसिल ने यही बताया, आगे उनके जो काउंसिल थे उन्होंने ये बताया कि कोई साइन नहीं किए थे, ही हैज नॉट साइंड द डॉक्यूमेंट्स एंड द अपीलेंट वाज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ब्लैंक सिग्नेचर्स, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर आगे कोर्ट ने कहा कि यहाँ साफ लगता है कि कंप्लेंट जो है वो 10 सितंबर 2019 को डाली गई आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद डाली गई, जब सिविल सूट फाइल कर दिया गया था अपीलेंट नंबर 2 और 3 ने, और ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 1.5 year फ्रॉम द डेट जब रिटर्न स्टेटमेंट रिस्पोंडेंट ने ऑलरेडी फाइल कर दी, उसके रिटर्न स्टेटमेंट के 1.5 साल बाद जो है ये कंप्लेंट को फाइल किया गया। फिर स्टेट ऑफ हरियाणा एंड भजन लाल की जो जजमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया, ये तो कई वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, जजमेंट पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ पे ये निकाला कि कोर्ट को कई बार कहा गया है कि इस कोर्ट ने कई बार कॉशन किया है कि क्वैशिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बहुत रेयर केस में करनी चाहिए विद सर्कमस्पेक्शन
और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में करनी चाहिए, और स्पेसिफिक सर्टेन कैटेगरी ऑफ द केसेस जब सच पावर कैन बी एक्सरसाइज फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। आगे फिर बढ़ते हैं ऐसे कि तो अब यहाँ पे इस केस में ये कहा कि सिविल सूट जो फाइल होने के बाद सेम ट्रांजैक्शन में था, फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट किया रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट दी, और फिर कंप्लेंट जो थी 156(3) के अंदर करीब 1.5 साल बाद डाली। रिटर्न स्टेटमेंट डालने के बाद तो ये अल्टीरियर मोटिव है अपीलेंट को हरास करने के लिए। तो ऐसे केस में जो कैटेगरी नंबर 7 मेंशन की गई थी स्टेट ऑफ हरियाणा भजन लाल की, वो प्योरली अप्लाई करती है यहाँ पे। और फिर आप देखिए ये जो जजमेंट है प्रियंका श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स की, ये जजमेंट है। इस पर अगर कोई वीडियो मैं बनाऊंगा इस पे आप जरूर देखिएगा। 156(3) के ऊपर ये रिपोर्टेबल जजमेंट थी, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शंस पास की गए थे कि उसमें कहा गया था कि कोई भी कंप्लेंट अगर फाइल की जा रही है 156(3) के, तो वो एक एफिडेविट के साथ सपोर्ट करनी जरूरी है, और जो भी कोर्ट का वो इन्वोक करना चाहते हैं इस प्रोविजन को। तो और फिर साथ में ये बताया कि अगर ऐसे केस में अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि ताकि वो एडवाइस मतलब वेरीफाई कर सके ट्रूथ है कि नहीं है, और एंड कैन आल्सो वेरीफाई कि एलिगेशन भी एकदम करेक्ट है, मतलब सच्ची है कि नहीं है। और एफिडेविट जो होगा जिससे एप्लीकेंट जो भी कंप्लेंट फाइल करेगा वो एफिडेविट फाइल करेगा साथ में, तो वो एक काफी रिस्पॉन्सिबल मैनर पे वो केस कंप्लेंट को फाइलेगा। और फिर साथ में कहा कि प्रायर 156(3) से पहले 2 एप्लीकेशन होती है, 154(1) और 154(3) भी फाइल करनी जरूरी है। जो 154 सीधे डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में फाइल की जाती है, 154(3) जो है वो सुपीरियर ऑफिसर जैसे एडिशनल डीसीपी हो गए या सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास रिटन कम्युनिकेशन भेजनी होती है, अगर इन केस कोई भी पुलिस कॉजनेबल ऑफेंस में रजिस्टर ना करे केस, तब ये 154(3) की प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी। तो फिर साथ में बताया कि डायरेक्शन देनी एप्लीकेशन के अंडर सेक्शन 156(3) भी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, ताकि पर्सन जो कोई एप्लीकेशन फाइल करें वो कॉन्शियस और सारे एफर्ट्स पुट अप करें कि कोई फॉल्स एफिडेविट ना डालें। तो फिर साथ में ये भी कहा कि अगर कोई झूठा एफिडेविट डालेंगे तो उनको भी कंप्लेनेंट के ऊपर भी प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है अकॉर्डिंग विद द लॉ के साथ। और ताकि और साथ में ये बताया कि वेरिसिटी ऑफ द सेम कैन आल्सो बीन वेरीफाइड बाय द लर्न्ड मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे वो भी एलिगेशंस को पूरी तरह से वेरीफाई कर पाएंगे। तो और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि स्टेज जब एप्लीकेशन 156(3) के अंदर फाइल की जाएगी तो उसे एफिडेविट के साथ सपोर्ट करना चाहिए, और जुरिस्डिक्शन जो भी मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करना चाहते हैं। तो इसमें भी यही बताया कि लैंड मजिस्ट्रेट ने एडवाइस वुड बी वेल एडवाइज टू वेरीफाई द ट्रूथ, और फिर वेरिसिटी ऑफ द एलिगेशन को पूरा तरह वेरीफाई करना चाहिए। कोर्ट ने फर्दर हेल्ड दिस, कोर्ट ने कई बार मतलब उस केस में कहा था। और साथ में बताया कि एप्लीकेशन 156(3) जो है वो एक रूटीन मैनर में फाइल की जाती है विदाउट टेकिंग कोई हरास मतलब अदर पर्सन को हरास करने के लिए अल्टीरियर मोटिव से अल्टीरियर मोटिव नहीं हरास करने के लिए ये फाइल की जाती है। और कोर्ट ने कई बार कहा है कि प्रायर मतलब पहले भी कहा रखा है कि पिटीशन एक्ट 156(3) सीआरपीसी में तभी फाइल करनी चाहिए जब एप्लीकेशन अंदर 154(a) और 154(3) जो होता है सीआरपीसी में पहले फाइल की जा चुकी हो, और फिर तब कोर्ट को एम्फसाइज करना चाहिए कि क्यों साथ में जो कंप्लेंट को कहें कि एफिडेविट भी साथ सपोर्ट करके फाइल करें, एम्फसाइज करें। और एप्लीकेशन शुड बी कॉन्शियस और कोई फॉल्स एफिडेविट ना दे। और अगर पर्सन इस तरह से कैजुअली हटेंगे उस बातों से, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब अपनी अथॉरिटी जो मतलब जो है 156(3) के अंदर कोई झूठे एफिडेविट डालेंगे तो फिर वो उस पर्सन के ऊपर प्रोसिक्यूशन का भी केस चलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहां से ये निकल के आया कि जो है कंप्लेनेंट जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एवर्मेंट्स लिखी हैं, और जो ओरिजिनल सूट में उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दी थी, और कंप्लेंट जो थी वो कोई एफिडेविट के साथ नहीं डाली गई थी, तो मजिस्ट्रेट साहब को एंटरटेन नहीं करनी चाहिए थी ऐसी कंप्लेंट 156(3) की। और हाई कोर्ट ने भी एरर कर दी है, फेल टू कंसीडर नहीं किया कि लीगल पोजीशन ऑलरेडी एक डिसाइड किया जा चुका है। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूपी के ये जजमेंट थी, उसको फिर इसके बाद डिसमिस कर देनी चाहिए थी इस कंप्लेंट को। सीरियस एलिगेशंस सिर्फ कंप्लेंट ने सिर्फ डिसमिस इसी ग्राउंड पे कर दी कि एक सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं कंप्लेंट में, तो इसलिए कंप्लेंट को अलाउ कर दिया, मतलब सॉरी इस अपील को अलाउ कर दिया, और जो नीचे की जो जजमेंट्स थी उसको सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट की, और जो कंप्लेंट्स थी वो क्वैश कर दी। तो देखिए यही निकल के आया कि एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट थी, क्योंकि प्रियंका श्रीवास्तव की जजमेंट ऑलरेडी और स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्लैरिफाई करना
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए और भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर हम समय समय पर वीडियोस लेकर आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।